In this video, we will discuss about another life process which is called respiration. इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब जो रेस्पिरेशन है, नॉर्मली अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन ली और CO2 छोड़ दी, ये रेस्पिरेशन है। जूनियर क्लासेज में यही पढ़ा हमने। बट रेस्पिरेशन इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जहाँ पे ऑक्सीजन लेने की बात करते हैं और CO2 छोड़ने की बात करते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। और जो डिटेल में अंदर होती है विच इज अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, जिनके कारण हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज बेसिकली रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो यू हैव टू राइट इट इज basically oxidation of glucose to get energy. Energy will be in the form of ATP. पहले भी बताया तुम्हें, सेल्स और बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी फॉर्म्स हैं, they are in the form of ATP. And this respiration is biochemical process. बायोकेमिकल मीन्स पहले भी बताया था, केमिकल प्रोसेसेस अकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अब जो इसके स्टेप्स हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, देखो ध्यान से। पहला है इनहेलेशन। इनहेलेशन में टेकिंग इन O2 रिच एयर। कभी भी ये मत बोलना टेकिंग इन ऑक्सीजन इज इनहेलेशन। इट इज नॉट ऑक्सीजन, बिकॉज प्योरली ऑक्सीजन को हम इनहेल कर ही नहीं सकते हैं। इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच इज एयर। तो एयर को हम लेते हैं, जो एयर हमारे अंदर जाती है इट इज रिच इन ऑक्सीजन, मतलब इट हैज मोर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। और कितनी परसेंट है? दैट इज 21%। दिस इज इनहेलेशन। जो सेकेंड स्टेप है दैट इज ऑक्सीडेशन, और थर्ड स्टेप इज प्रोडक्शन ऑफ ATP, एंड फोर्थ स्टेप इज एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में थ्रोइंग आउट CO2 रिच एयर। तो ये चार स्टेप है बेसिकली। सबसे पहले इनहेलेशन, ऑक्सीजन रिच एयर हमने अंदर ली, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का तुम्हें पता है कि इट इज नॉर्मली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद ग्लूकोज। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और एंड प्रोडक्ट्स में वहां पे आएगा प्रोडक्शन ऑफ ATP। और ये प्रोसेस होने के बाद जो बाकी एयर बची, जिसमें से ऑक्सीजन हमने ले ली और CO2 हमारी बॉडी ने उसके अंदर मिक्स कर दी, तो वो हो जाएगा एक्सहेलेशन, दैट इज थ्रोइंग आउट CO2 रिच एयर। अब इसमें से जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, दे आर फिजिकल प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेसेस। और जो ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ATP है, दे आर बायोकेमिकल प्रोसेसेस। ये है तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब जब ये रेस्पिरेशन होता है तो वो भी एक स्टेप वाइज है। जो आपका ऑक्सीडेशन है वो स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। तो यहां पे सबसे पहला स्टेप, स्टेप्स ऑफ ऑक्सीडेशन, सबसे पहला है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म पता होगा तुम्हें, एक सेल है, सेल की एक सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जो सेमी सॉलिड लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और उस साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो
ग्लाइकोलिसिस occurs in साइटोप्लाज्म। और इस ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है आपका C6H12O6 that is converted into पाइरुवेट। जो ग्लूकोज है ये 6 कार्बन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, बट पाइरुवेट बिकम्स 3 कार्बन कंपाउंड, मतलब कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर। और ये कौन सी रिएक्शन बन जाएगी, दिस बिकम्स कैटाबोलिक रिएक्शन, कैटाबोलिक रिएक्शन। और जो ग्लाइकोलिसिस है, this is the first step for every type of oxidation. This is first step for every oxidation, every type of oxidation. अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन कितने टाइप की, तो किस किस का फर्स्ट स्टेप बनता है। तो ऑक्सीडेशन के बारे में दो टाइप की होती है, इट इज एरोबिक एंड दूसरी अनएरोबिक। और इसी के कारण ड्यू टू एरोबिक ऑक्सीडेशन respiration is sometimes called aerobic respiration, and due to this anaerobic we call anaerobic respiration. तो जहां पे ऑक्सीडेशन अनएरोबिक है वहां पे हम बोल देते हैं इट इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो अनएरोबिक है ये फिर दो टाइप का होता है, फर्स्ट है लैक ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो लैक का मतलब है ऑक्सीजन कम है हमारे पास, हमारे सेल्स के पास ऑक्सीजन कम है, और एब्सेंस का मतलब है वहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो अनएरोबिक ऑक्सीडेशन है ये याद रखना, इट occurs in साइटोप्लाज्म, occurs in cytoplasm. तो glycolysis and anaerobic oxidation that occurs in cytoplasm. और जो एरोबिक है ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का पता होगा आपको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है एंड वी गेट more energy, और अनएरोबिक में we get less energy। तो this is aerobic oxidation, ये हो गया तुम्हारा presence of oxygen, and this is either lack of oxygen or absence of oxygen। अब इसके आगे इनमें ऑक्सीडेशन होता कैसे है उसको समझना है अब हमें। तो पहले हम करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ये तो हमें पता चल गया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन occurs in माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो पहले हमारे पास है ग्लूकोज, उसके बाद बनता है पाइरुवेट। पाइरुवेट को पाइरुविक एसिड भी बोलते हैं। ये 6 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, एंड दिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। उसके बाद ये पाइरुवेट जो है यहाँ पे O2 की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है हमें CO2, H2O and ATP. This is aerobic oxidation. कहाँ पे हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में, in presence of oxygen, and end products they are CO2, water and ATP. Now moving on to anaerobic. First step is common, glucose, pyruvate, cytoplasm
lack of O2 occurs in muscles and end products are lactic acid and energy। ये वाला मसल्स क्यों करती हैं? सुनो, नॉर्मली वी आर ब्रीदिंग टेकिंग इन फुल ऑक्सीजन, तो उस टाइम पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा एरोबिक। बट अगर हम रनिंग करते हैं, विगरस एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पे हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट दैट बिकम्स मोर, ज़्यादा हो जाती है और बॉडी उतनी ऑक्सीजन नहीं ले पाती, हमारी ब्रीदिंग रेट भी फास्ट हो जाती है, हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है। वी आर टेकिंग एयर क्विकली, हार्ट इज पंपिंग क्विकली, बट देन ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सेटिस्फाइड। उस टाइम पे आपकी हेल्प करने के लिए, सो दैट यू आर एबल टू रन मोर, सो दैट यू आर एबल टू एक्सरसाइज मोर, तो आपकी मसल्स स्टार्ट करती हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन का कम यूज करती हैं और आपको एनर्जी मिलती रहती है। बट ये हेल्प करने के चक्कर में जो ये लैक्टिक एसिड बनती है, दैट गेट्स डिपॉजिटेड इन द मसल्स, मसल्स में डिपॉजिट हो जाएगी एंड लीड टू मसल फैटीग। मसल आपकी थक जाएगी और थकने के बाद वो काम करना बंद कर देगी, और इससे रिलीज करने के लिए आपको फिर करना पड़ता है मसाज या हॉट वाटर ट्रीटमेंट। तुमने देखा होगा जब दिन भर काम करके आते हैं तो उसको शाम को वो अपने पैरों को गर्म पानी में डालते हैं, और जो बड़े होते हैं थोड़े से एज में, वो कहते हैं बच्चों को, बच्चों पैर दबाओ। व्हाट इज दैट? पैर दबाना, दैट इज मसाज। तो फिर उनकी दिन भर की थकान वो हो जाती है गायब, और फिर बाद में जब आप एक्सरसाइज करना बंद करते हैं तो लैक्टिक एसिड जो बनी थी वो फर्दर फिर ऑक्सीजन लेके देन गेट टर्न्स इनटू CO2 एंड वाटर। ये फिर ऐसे बन जाता है एंड दिस इज थ्रोन आउट और आपकी मसल्स अगेन नॉर्मल। क्लियर? अब जो नेक्स्ट है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसके बारे में देखो। ये हमारी बॉडीज में नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं होगा। ये किस में होता है? तुमने सुना होगा अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स, अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल में एक लिख देता हूं, ईस्ट। तो ईस्ट के अंदर होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीजन का बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा। तो यहां पे भी पहला स्टेप वही है, ग्लूकोज, पायरुवेट, अगेन दिस इज इन साइटोप्लाज्म and this process is called glycolysis, याद रखना। then pyruvate, absence of O2 and presence of enzymes dona amida invertase and gymase, these enzymes are present in yeast। तो इन एंजाइम्स की प्रेजेंस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये जो पायरुवेट है ये बनता है इथेनॉल एंड CO2 एंड एनर्जी। एनर्जी अगेन इन द फॉर्म ऑफ ATP। इथेनॉल होता है तुम्हारा इथाइल एल्कोहल C2H5OH, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला। और ये प्रोसेस जो है कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो अब फर्मेंटेशन की क्या डेफिनेशन बनती है? इट इज अनएरोबिक ऑक्सीडेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन
presence of enzymes which are invertase and gyrase and are present in yeast, that is called fermentation. और end product of fermentation are ethanol, carbon dioxide and ATP. ये प्रोसेस इज यूज्ड इन डिस्टिलरीज. डिस्टिलरीज क्या होती हैं? वो वाली फैक्ट्रियां होती हैं जहां पे शुगर से, बेसिकली शुगर इंडस्ट्री का ना एक बाई प्रोडक्ट होता है विच इज कॉल्ड मोलेसिस. मोलेसिस टोटल वेस्ट होता है शुगर इंडस्ट्री के लिए, बट इट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ शुगर. तो इस मोलेसिस का होता है फर्मेंटेशन एंड वी गेट इथेनॉल. दिस इथेनॉल इज यूज्ड इन मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड आल्सो यूज्ड इन मैनी मेडिकल थिंग्स. जैसे कफ सिरप होता है आपका, उसमें यूज होता है. जो आपका स्टरलाइजेशन के लिए यूज होता है, इंजेक्शन लगाने से पहले जो डॉक्टर लगाते हैं आपको स्प्रिट स्किन के ऊपर, दैट इज बेसिकली इथेनॉल. और आजकल इस इथेनॉल का यूज ढेर सारा हो रहा है. सारे के सारे जितने भी आपके सैनिटाइजर्स हैं, दे आर हैविंग इथेनॉल. तो दिस इज फर्मेंटेशन अकर्स इन ईस्ट. So these are the three types of oxidations occurring in organisms. और ये है respiration. अब उसके बाद ये समझने के बाद हमें समझना है कि किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे रेस्पिरेटरी सरफेसेस होते हैं और उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी सरफेसेस की. रेस्पिरेटरी सरफेसेस, इनको आप ऑर्गेन्स भी बोल देते हैं. जैसे तुम्हें पता होगा फिश के अंदर गिल्स होते हैं. फिश रेस्पिरेशन करती है थ्रू गिल्स. अर्थवॉर्म सबने देखा होगा, मॉइस्ट स्किन, उसकी स्किन से वो रेस्पायर करता है और वो स्किन होनी चाहिए गीली. उसके बाद इंसेक्ट्स में आपके मच्छर भी आते हैं, कॉकरोच भी आते हैं. उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस है दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया, और इसको एयर ट्यूब भी बोलते हैं, एयर ट्यूब. और इस एयर ट्यूब वाली में जो ओपनिंग्स होती हैं they are called spiracles. और उसके बाद हम अपनी बात कर लेते हैं. हमारे अंदर होते हैं लंग्स. ये रेस्पिरेटरी सरफेसेस है कुछ ऑर्गेनिजम्स के. अब इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये तो तुम्हें पहले ही पता है कि डिफ्यूजन इज बेसिक प्रोसेस. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के लिए डिफ्यूजन तुम्हारी बेसिक प्रोसेस है. और डिफ्यूजन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो ये डिफ्यूजन होता है बेसिकली लास्ट में जाके. तो ये डिफ्यूजन एफिशिएंट होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तेज होना चाहिए. तो उसके लिए इन सरफेसेस की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला दे हैव थिन वॉल्स, दूसरा दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, और जो थर्ड है दैट इज लार्ज सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स. थिन वॉल्स होने के कारण जो हमारा डिफ्यूजन है दैट बिकम्स फास्ट. कि पतली मेम्ब्रेन है उसमें से डिफ्यूजन ज्यादा होगा.
लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण, एक तो जैसे इतने से एरिया पे डिफ्यूजन हो और एक इतने पे एरिया पे डिफ्यूजन हो, तो मोर सरफेस एरिया मींस मोर डिफ्यूजन। उसके बाद हमें पता है कि जो ब्लड है, दिस हेल्प इन कैरिंग ऑल द मटेरियल्स इन आवर बॉडी। सो ऑक्सीजन को जाना पड़ेगा ब्लड में, और ब्लड के रास्ते इट विल गो टू ऑल द सेल्स। तो ब्लड वेसल्स की सप्लाई लार्ज होनी चाहिए, सो दैट ऑक्सीजन कैन क्विकली बी एब्जॉर्ब एंड सेंड टू ऑल द सेल्स। तो सारे ऑर्गेनिजम्स में यही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत जरूरी हैं फॉर द रेस्पिरेशन टू अकर एफिशिएंटली। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में। क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं? नॉर्मली हम कहते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट नहीं, प्लांट रेस्पिरेशन भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। अब रेस्पिरेशन जो होगा, चाहे वो प्लांट्स का है चाहे एनिमल्स का है, ऑक्सीजन विल बी यूटिलाइज्ड, और रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो होंगे वही कार्बन डाइऑक्साइड। बट प्लांट्स में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन के कारण जो CO2 निकलती है, दैट इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। दिन के टाइम पे इन प्लांट्स ड्यूरिंग डे CO2 released due to respiration is used in photosynthesis। फोटोसिंथेसिस में उसका यूज हो जाता है, तो बाहर प्लांट बाहर CO2 नहीं छोड़ता है, दैट इज यूज्ड। बट एट नाइट, रात में फोटोसिंथेसिस खत्म, बहुत स्लो, ओनली डार्क रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। तो वहां पे जो CO2 रिलीज्ड ड्यू टू रेस्पिरेशन is thrown out into atmosphere, हवा में छोड़ देते हैं वापस। इसीलिए कभी भी रात को प्लांट्स की शेड में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। याद रखना, नेवर टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट because it release carbon dioxide at night। अब यहाँ पे exchange of gases है, it is quite visible to you कि CO2 छोड़ रहे हैं। दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस पे तुम्हें पता है कि CO2 बाहर से देते हैं, तो वहां पे exchange of gases के लिए है तुम्हारे पास lenticels and stomata and lenticels। जो lenticels होते हैं, they are openings in roots and stems, और stomata are present in leaves। तो इनके रास्ते से exchange of gases occurs, and this is respiration in plants। और यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है बेटा, इट इज स्लो प्रोसेस। इन प्लांट्स रेस्पिरेशन इज वेरी स्लो एज द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेस। प्लांट्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, इसलिए उनका रेस्पिरेशन इज अ स्लो प्रोसेस। इसके बाद आगे चलते हैं, वापस ह्यूमन बीइंग्स पे आते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में हमने देखा कि ब्रीदिंग होती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। वो दोनों प्रोसेस हमने कहा था फिजिकल प्रोसेस है। तो अब वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती कैसे हैं, तो वहां पे बात आती है मैकेनिज्म ऑफ
inhalation and mechanism of exhalation। ये समझने से पहले आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का थोड़ा सा डायग्राम समझो। ये गंदा सा डायग्राम बन रहा है भाई। ये जो मस्कुलर मेम्ब्रेन यहां पे बनाई है, इट इज कॉल्ड डायफ्राम, एंड दिस डिवाइड्स body into two parts, that is thorax and abdomen। इसके नीचे जो है डायफ्राम के नीचे दैट इज एब्डोमेन, और डायफ्राम के ऊपर इज thorax, and this forms the floor of chest cavity, floor of chest cavity। ये lungs हैं, this is trachea, and this is trachea, these are bronchi, और ये lungs हैं, और इसके अंदर ढेर सारी ब्रांचेस बन जाती हैं which are called bronchioles, और bronchioles के एंड में गोल गोल होते हैं, they are called alveoli। अब बात चल रही थी मैकेनिज्म की, हाउ दिस अकर्स। अब ये जो डायफ्राम है ना, इट हेल्प इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के टाइम पे पहला स्टेप, डायफ्राम गोज डाउन, नीचे की तरफ जाता है डायफ्राम, जिसके कारण वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो एयर प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी which are lungs, that will decrease। concentration of air और pressure of air, या कई बार हम बोल देते हैं density of air in lungs, या चेस्ट कैविटी लिख देते हैं बेटा। ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो जो डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज होने से वहां पे प्रेशर भी कम हो जाएगा, और हमें पता है एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर टू इक्वेट द प्रेशर। तो यहां पे अगला स्टेप, जो एयर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से हवा रशेज इन टू बैलेंस द प्रेशर डिफरेंस। तो बाहर से हवा अंदर की तरफ भागती है सो दैट प्रेशर इज बैलेंस्ड। तो हमारे अंदर चलेगी एयर, तो दिस बिकम्स इनहेलेशन। अब जब एक्सहेलेशन होती है, इसमें इसका टोटली डिफरेंट होता है, उसको मैं लिख नहीं रहा, समझ लेना। यहाँ पे डायफ्राम गोज डाउन था, तो यहाँ पे डायफ्राम गोज अप, ऊपर चला गया। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज था, तो यहाँ पे इट डिक्रीजेस। यहाँ पे क्या था, कंसेंट्रेशन ऑफ एयर डिक्रीज हुई थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज। और इंक्रीज हो जाएगी तो लंग्स के अंदर हवा ज्यादा है, वहां पे उसका प्रेशर है ज्यादा। प्रेशर ज्यादा होने से लंग्स के अंदर से जो हवा है वो कहां भागेगी, बाहर की तरफ, टू इक्वेट द प्रेशर। तो यहां पे अब लास्ट में बन जाता है एयर फ्रॉम लंग्स goes outside to equate the pressure।
तो ये मैकेनिज्म है आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। इस तरीके से हवा हमारे अंदर घुसती है और हमारे से बाहर निकलती है। अब एक चीज आते हैं, ऑर्गेनिज्म ना दो टाइप के हैं, एक तो पानी में रहते हैं और एक हमारे जैसे जमीन पे रहते हैं। तो जमीन वाले ऑर्गेनिज्म और पानी वाले ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन के हिसाब से हु इज एट एडवांटेज। तो सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन के हिसाब से वो ऑर्गेनिज्म एडवांटेज पे होगा जिसको ऑक्सीजन मिलती है ज्यादा। तो किसको ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, टेरेस्ट्रियल को या एक्वेटिक को? तो सिंपल सी बात है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन मिलती है ज्यादा, विच इज 21%। तो हम लिखते हैं अभी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर एट डिसएडवांटेज with respect to respiration because they get only 4% ऑक्सीजन जो डिफ्यूज हुई है, डिफ्यूज फ्रॉम एयर टू वाटर। क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना, इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर प्रॉपरली। तो सिर्फ डिफ्यूजन के कारण कुछ ऑक्सीजन ही पानी के अंदर जा पाती है और वो है सिर्फ 4%। और उस 4% पे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को काम चलाना पड़ता है, सो दे आर एट डिसएडवांटेज। और इसी कारण से जो ब्रीदिंग रेट है इज फास्ट। कभी तुमने मछली देखी होगी एक्वेरियम्स वगैरह में, वो बार बार पानी लेती रहती है हमेशा। उनका जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए ये 4% जो ऑक्सीजन है दैट इज नॉट सफिशिएंट एनफ। तो बार बार उनको लेना पड़ता है, दैट्स व्हाई ब्रीदिंग रेट इज फास्ट। बट इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, सॉरी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, मैन लिख देते हैं, हैज एक्सेस टू 21% ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। और जिसके कारण जो ब्रीदिंग रेट है आदमी में कितनी होती है, 16 पर मिनट। एक मिनट में नियरली 16 टाइम्स, कोई ज्यादा भी ले सकता है, बट नॉर्मली 16 बार सांस लेने में काम चल जाता है। बट मछली को ढेर सारी बार लेना पड़ता है। तो याद रखना, aquatic organisms are at disadvantage and terrestrial organisms are at advantage। अब ह्यूमन बीइंग्स में एक चीज और होती है बेटा, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि जो ऑक्सीजन है दैट हैज टू रीच ऑल द बॉडी सेल्स, और उन बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन को भेजना है और उन सेल्स में से CO2 को वापस लाना है। तो वो कैसे होता है, तो यहां पे अभी लिखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज। देखो अब O2 फ्रॉम एयर रीचेस alveoli, alveoli से ब्लड वेसल्स, और यहां पे उसको मिलता है हेमोग्लोबिन, Hb लिखते हैं बेटा। हेमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट, रेड कलर का है, इसके कारण ब्लड रेड होता है। इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये करता क्या है, ऑक्सीजन को पकड़ के अपने साथ मिलके एक बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन।
तो ऑक्सीजन ट्रेवल्स इन ब्लड इन फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड विद हेमोग्लोबिन विच इज कॉल्ड ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन पहुंचेगी सेल्स में, वहां पे सेल्स उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेंगे और CO2 वापस ब्लड में छोड़ेंगे। अब CO2 को कैरी करने के लिए नो पिगमेंट इज नेसेसरी, नो पिगमेंट फॉर CO2 ट्रांसपोर्ट, बिकॉज याद रखना CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो जो ब्लड है, ब्लड इज 90% वाटर, उसी में CO2 घुल जाती है और ट्रेवल करती है वापस अप टू अल्वियोलाई और यहां से ब्लड वेसल्स के रास्ते पहुंच गई अल्वियोलाई में और अल्वियोलाई से फिर बाहर चली गई। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन, राइट। सो ऑक्सीजन के लिए हेमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कोई पिगमेंट नहीं है, याद रखना। अब एक चीज और, अगर हमारे हेमोग्लोबिन को दो चीजें मिल जाती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हेमोग्लोबिन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, किसको अपने साथ अटैच करेगा, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम लिखते हैं कि Hb हैज more affinity for carbon monoxide as compared to oxygen and forms a compound called carboxyhemoglobin। अब carboxyhemoglobin बन जाएगा and hemoglobin is not free to carry oxygen। अब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाले व्हीकल पे कौन बैठ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ अटैच हो गई तो हमारे सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और फिर होगा ऑक्सीजन स्टारवेशन, और ऑक्सीजन स्टारवेशन लीड्स टू डेथ, गायब। तो कैसे होता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन गई, सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, सबसे पहले जो ब्रेन है वो काम करना बंद करेगा, आप बेहोश हो जाओगे और उसके बाद और भी कार्बन डाइऑक्साइड सारी बॉडी में पहुंच जाएगी और लास्ट में यही है। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी बंद कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोना, क्योंकि कमरा बंद होने से ऑक्सीजन की जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, वो हो जाता है कम, और उस टाइम पे जो ऑक्सीडेशन है, कंबस्शन है, वो होगा अनएरोबिक एंड लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। और फिर यही कहानी, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन स्टारवेशन, ब्रेन काम करना बंद और इंसान गया, राइट। अगली जो चीज है लास्ट में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बारे में देखो। कुछ पार्ट्स हैं, बहुत सारे तो तुम्हें पता चल गए हैं, कुछ पार्ट और बताता हूं तुम्हें, याद रखना उसको भी। ये जो ट्रैकिया है आपका, ट्रैकिया, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। इसके अपर एंड पे एक मस्कुलर फ्लैप होता है, मस्कुलर फ्लैप। दिस मस्कुलर फ्लैप इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। ये मस्कुलर फ्लैप करता क्या है, सुनो। जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम पे सांस भी ले रहे होते हैं। हमारा जो विंड पाइप और इसोफेगस है हमारे गले में, इधर एक जगह पे है, वो साथ साथ लगी हुई ट्यूब्स हैं। तो हमारा जो खाना है, सांस भी ले रहे हैं तो गलती से ट्रैकिया के अंदर भी पहुंच सकता है। तो उस खाने की एंट्री को रोकने के लिए
देयर इज एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। और अगर बाई चांस ट्रैकिया में फूड घुस भी जाता है तो तुरंत हमारी बॉडी कफिंग करती है, कफ, और खांसी के रास्ते से वापस वो जो फूड है दैट इज थ्रोन आउट। उसके बाद जो एयर है वो ट्रैकिया में पहुंचती है, ट्रैकिया के अंदर होते हैं रिंग्स, दे आर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज पढ़ा होगा तुमने, एक कनेक्टिव टिश्यू है बोन और कार्टिलेज। बोन हार्ड होता है, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। तो ये रिंग्स होते हैं, ये रिंग्स काम क्या करते हैं, ध्यान रखना, दे प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया इन एब्सेंस ऑफ एयर। अगर हवा निकल जाए पूरी, हम सांस छोड़ते जोर से, तो ट्रैकिया पिचक सकती है, कोलैप्स हो सकती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट जो रिंग्स हैं ये उसको कोलैप्स होने से रोकते हैं। और पूरा का पूरा सिस्टम में जो हमारा नोस्ट्रिल्स है और हमारा ट्रैकिया के बीच में जो भी सारा सिस्टम है विच इज कॉल्ड फेरिंग्स एंड लैरिंग्स ऑल्सो, वहां पे होता है म्यूकस एंड फाइन हेयर। म्यूकस चिपचिपा होता है और फाइन हेयर जो होते हैं वो फिल्टर का काम करते हैं। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं, और अगर चले जाएं तो वो म्यूकस में चिपक जाते हैं, तो वो सारे डस्ट पार्टिकल्स लंग्स में नहीं पहुंचने देता है। अब यहां के बाद आता है तुम्हारा जो ट्रैकिया है, दो पार्ट में बढ़ जाता है। इनको सिंगल को बोलते हैं ब्रोंकस और प्लूरल बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई और ये दोनों जो ब्रोंकस है दे गो टू लंग्स, राइट एंड लेफ्ट लंग। इसके अंदर फिर दोबारा से ढेर सारी ब्रांचेस, उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। इनके एंड में स्फेरिकल ऑर्गन्स कॉल्ड अल्वियोलाई। तो अल्वियोलाई जो है ना, दे आर साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्लड के साथ जो गैसेज एक्सचेंज होता है दैट अकर्स इन अल्वियोलाई। और अल्वियोलाई का स्फेरिकल शेप सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अगर हमारे दोनों लंग्स का सरफेस अल्वियोलाई को अगर ओपन करके हम बिछा दें तो दैट इज नियरली 100 स्क्वायर मीटर। इतना एरिया बन जाता है उसका, राइट। बहुत पतली वॉल्स होती हैं इनकी। फिर उसके बाद ये डायफ्राम है। डायफ्राम तुम्हारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन और होती है, यहाँ पे थोड़ी सी मोटी पढ़ा रहा हूं मैं। दिस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरा। प्लूरा इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स। जो हमारा लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर और राइट लंग इज स्लाइटली बिगर। क्या कारण हो सकता है? जो लेफ्ट लंग है ना, इट हैज टू अकोमोडेट as it has to accommodate heart। हार्ट हमारा स्लाइटली लेफ्ट में होता है, तो उस हार्ट को जगह देने के लिए जो लेफ्ट लंग है
वो राइट से थोड़ा सा छोटा होता है, स्लाइटली स्मॉलर। सो दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट्स पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। अब उसके बाद दो चीजें और बताऊंगा मैं तुम्हें, टाइडल वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। ध्यान से समझना, टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है लंग कैपेसिटी बेसिकली, मतलब हम एक इनहेलेशन करके, कंप्लीट इनहेलेशन करके कितनी हवा को अपने लंग्स में भर सकते हैं, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड बाय अस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स, इसको आप एक्सपेल नहीं कर सकते हो, कितनी भी जोर से सांस छोड़ दो, इस रेजिडुअल वॉल्यूम को वहां से नहीं निकाल पाते हो। क्यों नहीं निकाल पाते हो? क्या फायदा है इसका? It provides time for exchange of gases। तुम्हें पता है कि gaseous exchange between alveoli and blood that occurs by a process called diffusion। diffusion से होता है, and diffusion is a slow process। तो इसलिए diffusion होने के लिए कुछ टाइम भी चाहिए। That time is provided by this residual volume। अब होता क्या है, देखो ध्यान से, हमने सांस लिया, इनहेल एयर, और यहाँ पे है रेजिडुअल वॉल्यूम, और यहाँ पे चल रहा है एक्सचेंज। तो जब तक ये इनहेल एयर यहाँ पे पहुंचती है, तब तक इस वॉल्यूम में से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, और ये जब हो जाता है फिर ये वॉल्यूम वापस बाहर आ जाएगा और इसकी जगह कौन चला जाएगा, इनहेल्ड एयर। तो साइकिल में होता है, ये नहीं होता कि हमने सांस लिया, सांस लेते ही तुरंत ऑक्सीजन इधर से उधर और बाहर, ये नहीं होता है। इट टेक्स सम टाइम एंड दैट टाइम इज प्रोवाइडेड बाय दिस रेजिडुअल वॉल्यूम। इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, right? And this was all about respiration in human beings, respiration in plants, and the processes involved and type of respirations। And if you get any doubt, इसको समझने के बाद, सुनने के बाद अगर फिर भी कोई डाउट रहती है तुम्हारी, तो you can ask in comment section and that will be answered। Thank you।